Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Rizan Zahid. This is lecture number 17 for level 10th. The subject is physics. This is your review lecture number 1 and 2. ठीक रिव्यू लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो है वो रिव्यू लेंगे। सेकंड एपिसोड के जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए थे वो हमने स्टार्ट किए थे वेव मोशन से, ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोर्शन है। तो आज हम उसी को लेकर आगे चलते हैं और सेकंड यूनिट जो हमने कंप्लीट किया था उसका हम एक रिव्यू लेते हैं आज के इस लेक्चर में। तो हमने स्टार्ट किया था वेव्स के साथ ना, तो आ जाते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि वेव्स रिक्वायर अ मीडियम। दो टाइप्स की वेव होती हैं, ट्रांसफर्स और कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल जिनको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है सिस्मिक एंड साउंड वेव्स। मीडियम मैटर थ्रू विच अ वेव्स ट्रैवल, वो कोई भी मीडियम हो सकता है जिसमें वाटर है, एयर है या सॉलिड्स हैं, ठीक है। बेसिकली हम वेव कहते हैं ना किसी भी डिस्टर्बेंस में किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम वेव बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड जब आप देख लें जैसे पानी होता है, आप उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है और वेव्स डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वहाँ पर वेव्स जनरेट होती हैं। फिर वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह या फ्रॉम वन वे टू अनदर वे जो है वो मूव करना शुरू कर देती हैं, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर गोइंग टू मूव इन दैट वे। वो क्या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वेव्स को गुजरने के लिए ना मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम कोई भी हो सकता है। वो मीडियम आपके पास एयर हो सकता है, वो आपके वाटर हो सकता है, वो सॉलिड्स हो सकते हैं, वो कोई और मटेरियल हो सकता है जहाँ से जो वेव्स हैं वो इजीली पास आउट कर सकती है, ठीक है। फिर वेव मोशन एक्चुअल में होती क्या है, देखें, एक अगर हम एक रस्सी लेते हैं, उसके एक एंड को हम बांध देते हैं, दूसरे एंड पे हम उसको छेड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अप एंड डाउन फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी जिस तरह के इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इसी के ज़रिए ना एनर्जी जो है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हाँ, वेव्स जो है वो एक्चुअल में एनर्जी को कैरी करती हैं। देखिए अब हम कितनी दफ़ा बता चुके हैं, इफ़ अ बॉडी इज़ कैपेबल टू डू वर्क देन इट हैज़ एनर्जी, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी हो रही है। 9 क्लास की ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताई है, तो 10 क्लास में यहाँ पर आप जितने भी फिनोमेनन्स पढ़ेंगे एक्चुअल में ये क्या कर रहे होते हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। कभी वो वेव्स की सूरत में कर रहे होंगे, कभी वो चार्जेस की सूरत में कर रहे होंगे, कभी वो मोशन कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ये एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ऑफ कंपोज्ड ऑफ टू ऑसिलेटिंग वेव्स फील्ड दैट आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्चुअल में दो वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रही होती हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो एक्स एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऑन जी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वो पॉइंट्स आपको बताए गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। ये एक्चुअल में दो वेव्स का कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ये मूव करती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स विच द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, कि जो आपके पास वेव्स की मोशन होती हैं, जो पार्टिकल्स की मोशन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है वेव्स के। डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। द टॉप ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर पोर्शन होता है, जो टॉप ऑफ द वेव होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। द बॉटम ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। जिसका बॉटम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। जो एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोल रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है रिफ्लेक्शन। देखिए ये हम सारे फिनोमेनन्स वो हैं जो हमने रिपल टैंक के थ्रू पढ़े थे। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम वाटर वेव्स, जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब रिपल टैंक जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी मदद से कौन कौन से फिनोमेनन्स जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हेयर इज़ द फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेव्स जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में दाखिल होती हैं और दूसरे मीडियम की सरफेस को हिट करके अपने फर्स्ट मीडियम की तरफ दोबारा वापस आती हैं, दिस इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। जिस एंगल के साथ वो जाकर हिट करती हैं दूसरे मीडियम को उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसकी सरफेस को हिट करने के बाद जब वो दोबारा अपने फर्स्ट मीडियम की तरफ वापस आती हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बेसिकली 3 एंगल बन रहे होते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक नॉर्मल एंगल है जो सेंट्रलाइज्ड सेंटर में बन रहा होता है, ठीक है, और एक रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा होता है। तीनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के सेम प्लेन पर लाई कर रहे होते हैं।
रेज आर लाइंस दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। रेज बेसिकली यहाँ पर लाइंस को शो कर रही होती है जो एक्चुअल में हमें ट्रैवल बता रही है, ट्रैवलिंग का बता रही होती हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आ जाते हैं जी डिफ्रैक्शन। व्हेन अ वेव पासिस द एज ऑफ ऑब्स्टिकल इट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव्स इज मोर pronounced when the size of the obstacle is comparable to the size of wavelength। ठीक है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव थ्रू इट शार्प एजेस। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास वेव जो है वो किसी पॉइंट में से किसी मीडियम में से पास आउट करती है, या तो वो बेंड हो जाती है या फिर वो क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको बताती हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है जी। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब वेव्स किसी मीडियम में से पास आउट कर जाती है और अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को चेंज कर लेती हैं। दिस इज़ नॉन एज रिफ्रैक्शन। फिर हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था जो कि साउंड के बारे में था। साउंड क्या होता है जी, ये भी बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। साउंड भी एनर्जी की फॉर्म में ही होता है, इसको भी पास आउट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होती है जो इनको कैरी कर रहे होते हैं। एक्चुअल में पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। साउंड वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम देयर सोर्स। अपने सोर्स से हटकर वो हर डायरेक्शन पे मूव कर सकती हैं साउंड वेव्स जो होती हैं, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है जो एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस कर रही होती हैं उससे साउंड निकल के हर एक डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है, द एयर और मीडियम साउंड ट्रैवल थ्रू डज नॉट ट्रैवल विद द साउंड वेव्स। इनका मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो मीडियम सिर्फ सिंपल सी बात है कि होना चाहिए, मीडियम कैन बी डिफरेंट। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक्चुअल में इको भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि आपके पास साउंड जब जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होता है तो सेकंड मीडियम की सरफेस को हिट करके अगेन फर्स्ट मीडियम की तरफ वापस आ जाता है। दिस इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इसको हम इको भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े से रूम के सामने अगर खड़े हो जाएं, ठीक है, वहाँ पे क्लैप करें तो आफ्टर सम सेकंड आपको अपनी वही क्लैपिंग की आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। ठीक है, दैट इज़ इको। वहाँ पे वो डिस्टेंस मैटर करता है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक इको को क्लियरली सुनने के लिए। ठीक है, फिर ये एक्सपेरिमेंटल शो है जहाँ पर आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट है। एक ड्राइंग बोर्ड हमने लिया हुआ है, कार्डबोर्ड ट्यूब ली हुई है, क्लॉक है। देखें उस पर क्लॉक की जो टिक टिक के साउंड है वो हम दूसरी साइड से सुन रहे होते हैं, जो एक इंसिडेंट है जिससे सरफेस को हिट करके एंड देन रिफ्लेक्ट होकर अपने फर्स्ट मीडियम की तरफ वापस चला जाएगा। और एक पॉइंट पे हमने अपने कान को रखा हुआ है जिसकी मदद से हम वो आवाज़ सुन सकते हैं। फिर आ जाता है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस है, पिच है एंड क्वालिटी आ जाती है। लाउडनेस क्या होती है, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लाउड एंड फीबल साउंड। ठीक है, ये लाउड और फेंट साउंड के दरमियान में बेसिकली डिफरेंस कर रहा होता है। ये मेनली डिपेंड करता है जी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। अदर फैक्टर्स जो आ जाते हैं उनमें एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है और डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर या फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर या डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एक ही बात है कि देखिए जब एक बंदा बोल रहा होता है, जब दो लोग आपस में करीब बैठे होते हैं तो वो काफ़ी धीमी आवाज़ में बात करते हैं। ठीक है, ताकि वो दोनों लोग उसको ईजीली सुन सकें। लेकिन जब उनके दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, फिर उन्हें ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि वो सुन सकें। इस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस भी वहाँ पर एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी पिच। पिच एक्चुअल में श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान में डिफरेंस करती है। ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कि आप कितना फोर्सफुली कितनी फ्रीक्वेंसी से अपने साउंड को जनरेट करते हैं कि वो अगले बंदे तक पहुंचे। ठीक है, फिर श्रिल बहुत एक ऊंची आवाज़, ग्रेव बिल्कुल धीमी आवाज़। देन क्वालिटी, ये डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर हैविंग द सेम लाउडेस्ट एंड सेम पिच। दो ऐसी साउंड जिनकी लाउडेस्ट भी सेम है और उनकी पिच भी सेम है, ऐसी दो साउंड्स के दरमियान में जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ये डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स पर। ठीक है, कि जो दो बॉडीज़ जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं वो उनका साउंड प्रोड्यूस करने का इफेक्ट किस तरह का है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से साउंड को प्रोड्यूस कर रही हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी से साउंड जो है वो आगे ट्रैवल कर रहा है। देन आता है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है वो गैसेस में से मूव कर सकता है, लिक्विड में से भी कर सकता है, सॉलिड्स में से भी कर सकता है, लेकिन मूव वो हर मीडियम में से कर सकता है। बट इट डिपेंड करता है उनकी स्पीड पर। सॉलिड में और होगी, लिक्विड में और होगी, गैसेस में और आ जाएगी। देखिए हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है ना, तो हर एक मीडियम के लिहाज से वो अपनी स्पीड को अटेन भी करते हैं और डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। ठीक है,
तो रूम टेम्परेचर जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एंड ग्रेटर इन लिक्विड एंड सॉलिड्स। जो आपके पास एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है इज़ 343 मीटर पर सेकेंड होती हैं। साउंड ट्रेवल मोर देन 4 टाइम फास्टर इन वाटर एंड मोर देन 17 टाइम फास्टर इन स्टील देन इट डज इन एयर। हवा से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा आवाज़ जो है वो पानी में तेज़ी से मूव करती है और उससे 17 गुना ज़्यादा यानी कि 17 टाइम्स ग्रेटर जो है वो स्टील में मूव करती है। ठीक है, तो एयर में जो एक्चुअल में स्पीड है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू स्टील्स एंड वाटर। साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेज, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। साउंड जो है गैसेज में सबसे कम स्पीड के साथ मूव करता है, उसके बाद थोड़ा तेज़ मूव करता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा होता है सॉलिड्स में। फिर आ जाता है साउंड इंटेंसिटी क्या होती है जी। साउंड इंटेंसिटी एक्चुअल में एनर्जी होती है जो साउंड वेव पोजेस करती हैं। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड द फर्दर द साउंड विल ट्रेवल एंड द लाउडर द साउंड विल अपीयर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना अच्छे से साउंड प्रोड्यूस होगा और उतनी तेज़ी से वो साउंड जो है वो मूव करेगा। लाउडनेस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इंटेंसिटी। लाउडनेस और इंटेंसिटी का आपस में बहुत एक गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है, हम देखें लाउडनेस भी एक्चुअल में डिपेंड करती है कि आप कितना ऊंचा बोल रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप बोल सकते हैं। इंटेंसिटी में भी सेम यही चीज़ है कि जितना आप ऊंचा बोल सकते हैं, जितना आप लाउडर बोल सकते हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं। लाउडनेस इज़ द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द साउंड इंटेंसिटी। द यूनिट फॉर लाउडनेस इज़ डेसिबल। जो लाउडनेस का यूनिट होता है इज़ डेसिबल। ठीक है जी। फिर साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक फार्मूला होता है 10 log I डिवाइड बाई आई नॉट इंटू डेसीबल। जब आप कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक साउंड को इंटेंसिटी ऑफ साउंड या रेफरेंस साउंड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। इक्वेशन मैंने आपको बताई है। बी जो है वो बेल को शो कर रहा है, आई जो है स्पेसिफिक साउंड इंटेंसिटी है और आई नॉट जो है दैट इज़ रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आती है नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए एक होती है खुशगवार आवाज़ यानी कि प्लेजेंट साउंड्स जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जिसको हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है अनप्लेजेंट साउंड जो हम नहीं सुनना चाहते, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं, जिसको हम नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन एक्चुअल में हम लोग खुद ही जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम इतनी लाउड आवाज़ में वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने घरों में इतना शोर कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपनी व्हीकल्स या मशीनरी इस तरह की यूज़ करते हैं जो साउंड ज़्यादा, नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो साउंड जनरेट ना कर सकें, साउंड जनरेट तो करें लेकिन नॉइज़ जनरेट ना कर सकें। ठीक है, तो डिफरेंट होती हैं। ऑल्सो द ड्यूरेशन एंड इंडिविजुअल इज एक्सपोज प्लेस एन इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ। डेफिनेटली ये एक बैड इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर। ठीक है, कि आप नॉइज़ जो है वो अगर कॉन्टीन्यूसली हम सुन रहे होते हैं तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते, बहुत सारे काम हम अपने नहीं कर पाते ड्यू टू डिस्टर्बेंस। देख लें जिस तरह के हम लोग अब लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे नॉइज़ ना हो। ठीक है, नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट हमें अगर मिल जाए तो उसमें हम लेक्चर ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं और आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल भी होता है। लेकिन जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कुछ ऐसे साउंड बीच में आ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा वो लेक्चर इफेक्टिव नहीं हो सकता, या फिर आप उसको सुन नहीं पाते, कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती, तो फिर वो क्या होता है कि नॉइज़ की वजह से वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती, वो चीज़ समझ नहीं आती। फिर अगेन नॉइज़ पोल्यूशन की कुछ एक दो चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें आपको दो दे रहे थे, एक चॉइस आपके पास हो जाएगी। साउंड दैट इज़ अनवांटेड और द डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ इज़ कॉल्ड नॉइज़। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट देन इट इज़ टर्म्ड एज नॉइज़ पोल्यूशन। जब ये नॉइज़ जो है वो आम लेवल से कुछ ज़्यादा होता है तो हम इसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? देखिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मीन कि वो वाली रेंज जो एक ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज है वो हमारा ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकता है। ठीक है, और ये इट कुड स्लाइटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। ये डिफरेंट बॉडीज़ पर भी डिपेंड करती है कि हर एक बॉडी जो है वो एक्चुअल में कितनी एनर्जी लेवल पर जा सकती है, कितना ऊंचा बोल सकती है, डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स। तो अकाउस्टिक्स जो है फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को लर्न करने के लिए। लर्निंग इज़ द intrinsically linked with communication and oral communication is acoustic. Large specialized rooms like auditorium, gyms and cinemas
theaters need carefully acoustic engineering। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम चाहते हैं कि हम अनवांटेड साउंड नहीं सुनना चाहते तो हम साउंड प्रूफ रूम्स वगैरह बनवा लेते हैं, उनमें बैठ के हम वो आवाज़ नहीं सुन सकते जो हम चाहते हैं कि हम कमरे में बात करें तो वो आवाज़ भी बाहर ना जाए। तो इस तरह की जो प्रोटेक्शंस होती हैं उनको हम बेसिकली जो है वो अकाउस्टिक प्रोटेक्शंस बोलते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अल्ट्रासाउंड। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड इज सिंपली साउंड दैट हैज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक सिंपली एक साउंड टाइप इस होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। इंसानी कान उसको नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल्स, दो सम एनिमल्स कैन हियर दैम, कुछ जानवर जो होते हैं वो उसको सुन सकते हैं। साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबाउट 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। वो वाले साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है उन्हें हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। लोकेटेड इन द acoustical spectrum may be used for diagnostic imaging, therapeutic tissue healing or tissue destruction, thermal and non-thermal effects, used for therapeutic effects, can deliver medicine to subcutaneous tissues। तो ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं जो हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं उनको। ठीक है, देखिए यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड जो एग्जामिनिंग सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बॉडी, हमारी इंसानी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ये उनको एग्जामिन करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें मसल्स हैं, अनबॉर्न बेबीज़ हैं, तो देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट मे बी एग्जामिन इंक्लूड मसल्स एंड अनबॉर्न बेबीज़। ठीक है, उनके बारे में नॉलेज, उनके बारे में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू आवर मसल्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो उनमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं वो सब। ब्लड फ्लो कैन ऑल्सो बी मॉनिटर्ड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए हम जो हमारी रगों में खून का फ़्लो होता है, ब्लड का फ़्लो होता है, हम उसको चेक कर सकते हैं। ये डिटेक्ट करता है ट्यूमर्स को भी। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फेटस ओबीजेन और एवेल्यूएशन ऑफ ब्लड फ़्लो, कार्डियोलॉजी वगैरह की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये एक पूरी ब्रांच है जहाँ पर हम बेसिकली इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पेपर इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड इन पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस फॉर preventing watermarks or lines that would reduce the paper quality by degassing the pulp, enhancing the fibrillation of the pulp fibers, replacement and or enhancement of beating and or refining stages using less energy than conventional beating process, fiber strength and maintained, and chemical reactions such as TDF bleaching are assisted। देखिए इस पे पेपर इंडस्ट्री में पहले पॉइंट में बता रहा है कि वाटर मार्क्स जैसे पेजेस वगैरह हम लेते हैं तो उन पे जो वाटर मार्क्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसको रिड्यूस करते हैं उसकी, ताकि पेपर की क्वालिटी ख़राब ना हो। उसके बाद जो पल्प फाइबर्स यानी कि पेपर की जो एक्चुअल क्वालिटी होती है उस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर इन्हेंस किया जाता है बीटिंग ऑर्डर को, जो रिफाइनिंग स्टेज में बेसिकली काम आते हैं। ये लेस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं दैन कन्वेंशनल बीटिंग प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। उसके बाद अब यहाँ पे आपका ये टॉपिक्स जो हैं एंड हो रहे हैं। ये एक पूरा रिव्यू हमने आज लिया है। एक दफ़ा हम इन टॉपिक्स के नेम डिस्कस करते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। एक तो हमने वेव्स को डिस्कस किया है, देन वेव मोशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर हमने साउंड के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्सपेरिमेंट में डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया था कि किस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड परफॉर्म्ड होती है। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आ गया था, ठीक है, जिसमें हमने लाउडनेस, पिच, क्वालिटी के बारे में पढ़ा है। देन स्पीड ऑफ साउंड, फिर साउंड इंटेंसिटी क्या होती है और उसका फार्मूला, देन नॉइज़ पोल्यूशन, उसके बाद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, देन इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इंडस्ट्रियल में उसके क्या क्या यूजेस हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। अभी आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग की डायरी जो है विच इज़ कम्प्लीट प्रीवियस रिटन टास्क आपको हर लेक्चर के एंड पे प्रोवाइड किए गए थे। डायरी आपको दी जाती थी, वो आपने सारे अपने पास जॉट डाउन करने हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपने अपने पास लर्न भी करना है साथ साथ, क्योंकि जैसे ही आप लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह होपफुली आप लोग का रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा और आपने न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड नाउ इट्स ऑल ओवर। आपको एक और लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिव्यू, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम यूनिट नंबर 3 का जो रिव्यू है वो पूरा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।